हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्रीजन द सिविल फोरम के अश्वमेध 2.0 प्रोग्राम में। काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग इस सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में फेस्टिवल्स वगैरह आ गए थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन चलिए काम पर फिर से आते हैं। एसएससी का रिजल्ट आ गया है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या रहने वाला है आगे हम लोग का प्रोग्राम, किस तरीके से आपके लिए हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। फिलहाल आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 22, ओपन चैनल फ्लो। हम लोग अभी फिलहाल ओपन चैनल फ्लो की थ्योरी पढ़ रहे हैं। स्पेशल डिमांड पर यह काम किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स में ओसीएफ नहीं पढ़ाया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर 2-3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इससे आ ही रहे हैं। और कहने को ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगभग हर एग्जाम में, और उस 12 में से 4 नंबर ये उठाता है, 3 नंबर आपके हाइड्रोलिक मशीन उठाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिसका फ्लूइड कमज़ोर है वह भी फ्लूइड मैकेनिक्स के 50% क्वेश्चन को कर सकता है। तो आज हम लोग हाइड्रोलिक, आपने अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक जंप पढ़ा था और हाइड्रोलिक जंप के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया था। फिर भी कुछ चीज़ें बची हुई थी जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमारा स्पेशल फोकस आज और कल भी आपका इधर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो डालूं। थोड़ा मुश्किल है बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो डालूं। लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सेटअप को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा मौसम भी हम जहाँ मैं रहता हूँ बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन आपके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस इस तरह से यूट्यूब पे डालता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके और अच्छे से आपकी तैयारी हो और आप मुझे गुड न्यूज़ दें कि आपका सिलेक्शन हो गया है। वैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, लगभग 100-150 बच्चों का मैसेज आया कि उनका प्री क्लियर हो गया है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट उनको। भगवान करे कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए और हमने जो 200 का आंकड़ा सिलेक्शन का पार किया है वो 300 पार चलाया है। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्री नहीं क्लियर हो पाया, थोड़े मार्जिन से रह गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रह गए, तो उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर वो इतना करीब आ गए हैं इसका मतलब कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कंपटीशन यही होता है। आपको बार बार गलती करनी है बट पिछली बार से कम गलती करनी है। आपको बार बार फेल होना है लेकिन पिछले बार से बेहतर तरीके से फेल होना है, और इसी दरमियान धीरे धीरे करते करते आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वन शॉट हिट लगता है और पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद जेईई बनते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ इस लेक्चर को शुरू करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे आप स्पेशल प्रोग्राम के बारे में आप जानते ही हैं कि हमने रेलवे के CPT 1 के लिए स्पेशल कोर्स लाया है। CPT 2 के लिए भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। प्राइस फिर उसके लिए भी बहुत ही मिनिमम होगा। ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के बाद और आपको मिल जाएगा वहाँ पे हमारे ऐप का लिंक। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स लाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आने वाले हैं। बहुत सारे फ्री आपके लिए टेस्ट भी अपलोड किया गया है, उनको दीजिएगा। स्पेशल टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपीज़ की अपलोड की है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको भी आप ज़रूर परचेस करना। और वहाँ पे जो भी टेस्ट दिए हैं एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको टेस्ट देने में। फिलहाल इस सीरीज़ में हमने जो RRB एक्सप्रेस बेस्ट लॉन्च किया है, इसमें हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में परसेंटेज कंप्लीट हुआ है आज हम लोग का, और यकीन मानिए इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार ट्रस्ट करके आप हम लोग के RRB CBT 1 के प्रोग्राम को ज्वाइन करके देखना, आपको ये खुद फील होगा कि इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता। बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने वर्कशीट बनाई है। लेक्चर्स रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, उनके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, टेस्ट लगातार हो रहा है। एक हफ्ते में जितना भी पढ़ाया जाता है संडे को उसका टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि बच्चे ने जो भी पढ़ा है वो एकदम उसके ग्रिप में आ जाए, ठीक है। लगभग 5 से 6 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप मिस कर रहे हो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। तो आप मिस ना करें और जल्दी से हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जा करके इस तरह से लेक्चर हम लोग के अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको परचेज कर सकते हैं और यकीन मानिए आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। फिलहाल आज शुरू करते हैं हम वहीं से जहां से हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था, जो कि था हमारा हाइड्रोलिक जंप, और हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले आज ऑर्बिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक जंप की। अब हम हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, जिसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, जो कि रैपिड वेरी फ्लूइड का एक एग्जाम्पल है, उसको हमने पढ़ा था। क्या होती हैं उसकी डिटेल्स वो पढ़े थे, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पढ़े थे हमने। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला चीज़ है जिस पे हमने फोकस किया है वो है कि हाइड्रोलिक जंप आखिर देखने को कहाँ मिलता है। ऐसी कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स हैं जहाँ पर जनरली आपको हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो आपको जो स्लूज गेट होता है, स्लूज गेट आप जानते होंगे कि पानी में बड़े बड़े जो डैम होते हैं, कैनल्स होते हैं, वियर्स होते हैं, वहाँ पे स्लूज गेट्स का यूज़ किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए। तो स्लूज गेट्स के जो डाउन स्ट्रीम होते हैं, जिधर से पानी आता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं, जिधर पानी जाता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो जो स्लूज गेट के डाउनस्ट्रीम होते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया।
दूसरा याद रखेंगे आप क्या, कि जो हमारा स्पिलवे होता है ना, स्पिलवे आप जानते हैं जो बड़े, इसको कहते हैं कि सेफ्टी गार्ड ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, जो रिजर्वायर होते हैं उसका सेफ्टी गार्ड बोला जाता है, सेफ गार्ड कहा जाता है। तो उसकी जो बॉटम होते हैं जहाँ से पानी बाहर जाता है, वहाँ पे भी आपका हाइड्रोलिक जंप पैदा होता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी स्टीप चैनल, स्टीप चैनल मतलब जिसकी ढाल बहुत ज़्यादा होती है उसको स्टीप चैनल कहते हैं, और जिसकी ढाल ऑलमोस्ट जीरो होती है, स्लोप ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट चैनल कहते हैं। तो जब कहीं भी कोई स्टीप चैनल किसी फ्लैट चैनल से मिलता है तो वहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। इसके अलावा जो भी नैरो चैनल्स होते हैं जिनकी जो विड्थ होती है काफ़ी कम होती है, उसके डाउनस्ट्रीम पर भी आपको हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। और जो भी इरिगेशन के कैनाल्स होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक जंप। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोलिक जंप क्यों बनाते हैं, तो इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था पिछले लेक्चर में। ऑब्वियसली काफ़ी दिन हो गया है तो थोड़ा सा भूल भी गए होंगे, बट मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करके इस सेशन में आए होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप के बहुत सारे काम हैं, जो सबसे मेन काम है वो तो है एनर्जी डिसिपिएटर का। एनर्जी डिसिपिएटर मतलब कि ऊर्जा को कम करने वाला। जब कैनाल से पानी नीचे आता है ना तो बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है। अब उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर पानी सीधे बेड पे टकराएगा ना तो यहाँ पे इरोजन पैदा करेगा। तो इसीलिए हम लोग टकराने के बाद जब पानी आगे जाता है और आगे के डाउनस्ट्रीम में, आगे कैनाल्स में, आगे के जो भी हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसको नुकसान ना करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉल के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर हम हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है वो डिसिपिएट हो जाती है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिससे कि आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेफ बने रहते हैं। दूसरा, एरेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो भी पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उसमें आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाए और हमारा एंड प्रोडक्ट स्टेबल बने, इसके लिए एरेशन किया जाता है। बहुत सारे गैसेस जैसे H2S, जैसे कि मीथेन, ये एरेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके एरेशन करने के लिए भी हाइड्रोलिक जंप का यूज़ किया जाता है। केमिकल मिक्सिंग करने के लिए भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हाइड्रोलिक जंप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब कभी केमिकल मिक्सिंग करनी होती है तो हम वहाँ पे पानी को बहुत तेज़ी से मूव कराते हैं, और हाइड्रोलिक जंप में भी जब पानी जंप करता है तो वहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेव्स फॉर्मेशन होता है, और यह वेव्स केमिकल को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब कभी भी हमको फ्लो डेप्थ को इंक्रीज करना होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक जंप में सुपर क्रिटिकल जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि फ्लो डेप्थ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी किसी मीटरिंग फ्लूम में, मीटरिंग फ्लूम यानी कि एक ऐसा फ्लूम जिसमें डिस्चार्ज को नापने की व्यवस्था होती है उसको मीटरिंग फ्लूम कहते हैं। तो किसी मीटरिंग फ्लूम में जब कभी फ्लो डेप्थ को इंक्रीज करना होता है, 2 मीटर से हमको 6 मीटर करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जंप का यूज़ करते हैं। देखिए एक फास्ट पेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी के 15 दिन में आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का ट्राई करूँगा मैं आपको। तो याद रखना हमेशा ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो एप्लीकेशंस हैं एंड कहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोलिक जंप के लेआउट की। लेआउट का मतलब क्या, कि अगर मैं हाइड्रोलिक जंप का, आपको याद होगा कि मैंने स्पेसिफिक एनर्जी वगैरह में आपको डायग्राम्स वगैरह बना के दिखाए थे। डायग्राम से ये होता है ना कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन वही बात करते हैं कि अगर मैं किसी हाइड्रोलिक जंप का लेआउट बनाना चाहूँ तो वो देखने में कैसा होगा। तो चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। नीचे मैंने एक बेड बना दिया, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक बना दिया बेड, ठीक। इसको समझना, मैंने यहाँ पे कोई बुक का इमेज नहीं यूज़ किया जानबूझ के, ताकि मैं आपको बना कर धीरे धीरे समझा सकूँ कि भाई चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्योंकि एक्चुअल में ना जो कंपटीशन है वो सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल बेड है। क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल बेड है, हॉरिजॉन्टल बेड, ठीक। अब इस हॉरिजॉन्टल बेड में इधर मान लीजिए कि ये अप स्ट्रीम पोर्शन है। क्या है ये, अप स्ट्रीम पोर्शन है, और इस अप स्ट्रीम पोर्शन में जो वाटर का लेवल है, ठीक है, उसकी जो मान लीजिए डेप्थ जो है, अच्छा चलिए मैं डेप्थ बनाता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो वाटर का डेप्थ है वो y1 है। क्या है, वो आपका y1 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये वाटर डेप्थ y1 है। अब यहाँ से हाइड्रोलिक जंप शुरू हुआ। जब हाइड्रोलिक जंप शुरू हुआ तो बनते हैं रोलर्स। ये रोलर्स ही बताते हैं कि ये हाइड्रोलिक जंप है, क्योंकि जब कभी भी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, और जब कभी भी
किसी फ्लो में जंप देखने को मिलता है तो वहाँ एनर्जी डिसिपिएशन की वजह से जो हमारा वाटर सरफेस प्रोफाइल है ना वो काफ़ी इरेगुलर होता है, स्मूथ नहीं होता है, और इस तरीके से वहाँ पर रोलर्स बन जाते हैं। यह रोलर्स ही एनर्जी डिसिपिएशन करने में हेल्प करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वाटर का डेप्थ y1 था, और अब जहाँ पे जंप बना है इस जंप की वजह से क्या हो गया, ये वाटर का डेप्थ कितना हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पे y1 और y2 एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, कंजुगेट डेप्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बना आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ हाइड्रोलिक जंप, और यह हाइड्रोलिक जंप लगभग यहाँ पे जाके एंड हुआ। तो इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द जंप। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ द जंप बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर आपने नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो वाटर प्रोफाइल ये y1 डेप्थ की थी वो जंप करके ये वाटर प्रोफाइल y2 डेप्थ की हमको बन गई, यानी कि हमारे डेप्थ में इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, इधर हमारा फ्लो सुपर क्रिटिकल रहेगा और इधर हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा, और इस तरीके से हमको यहाँ पर रोलर्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। या रोलर्स क्या होंगे, यही रोलर्स आपके एनर्जी को डिसिपिएट करने में, एनर्जी का लॉस करने में आपकी हेल्प करेंगे। मान लेते हैं कि इधर जो आपका कह सकते हैं कि पानी का फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और मान लेते हैं कि इधर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो क्या है, वो v2 है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल, वाटर प्रोफाइल ये सब पढ़ाया था पिछले सेशन में। ठीक है, तो अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एनर्जी लाइन है। ठीक है, ये हमारा एनर्जी लाइन है स्टार्टिंग में, तो ये आपका सेक्शन हो गया 1, ये हो गया सेक्शन 1। तो इस सेक्शन 1 पे जहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है v1 है और जहाँ पर आपका डेप्थ y1 है, मान लेते हैं कि वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, वो E1 है। ठीक है, अब जैसे जैसे रोलर का फॉर्मेशन होगा, रोलर का फॉर्मेशन होने की वजह से एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होने की वजह से यह जो टोटल एनर्जी लाइन है ये नीचे आती जाएगी, और नीचे आते आते एनर्जी लाइन अब ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एनर्जी लाइन ये ग्रीन वाली थी जो ऊपर आपको दिख रही है, अब एनर्जी लाइन क्या हो गई है, ये एनर्जी लाइन अब नीचे ड्रॉप हो गई है, और अब हमको जो दिख रहा है, कह सकते हैं कि जो E1 की वैल्यू है जो यहाँ तक थी, ठीक है, वो E1 की वैल्यू अब रिड्यूस होकर E2 बन गई है, और ये E2 यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि जो E1 इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक था वह अब E2 में कन्वर्ट हो गया, और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया है, यानी कि इतनी एनर्जी का आपको लॉस देखने को मिला है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी लॉस या EL कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा E1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा E2 प्लस EL हो जाएगा। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, यानी कि अप स्ट्रीम की जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम की स्पेसिफिक एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, या सिंपल लैंग्वेज में EL बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझे, और क्या क्या चीज़ें समझे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने यहाँ पे y1 एंड y2 देखा। y1 एंड y2 क्या है, ये एक दूसरे के सीक्वेंट डेप्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो सीक्वेंट डेप्थ कहलाते हैं, या इसी को हम कंजुगेट डेप्थ भी कहते हैं। ठीक है, कंजुगेट डेप्थ कहते हैं। ठीक, इसको याद रखना। एक होता है अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो की जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलता है, जो कि एक कॉमन स्पेसिफिक एनर्जी पर क्या होता है, आपको अलग अलग डेप्थ y1 और y2 देखने को मिलता है। लेकिन जो सीक्वेंट या कंजुगेट डेप्थ होता है वह आपका एक ही स्पेसिफिक एनर्जी पर नहीं होता है। जंप के स्टार्टिंग में जो डेप्थ होता है उसको y1 बोलते हैं, जंप के एंड में जो डेप्थ होता है उसको y2 बोलते हैं, और यह दोनों जो डेप्थ हैं जो एक हाइड्रोलिक जंप के लिए डिफाइन हो रहे हैं उन्हें एक दूसरे का सीक्वेंट या कंजुगेट डेप्थ कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो E1 होगा, E1 क्या होगा, वो होगा स्पेसिफिक एनर्जी एट अपस्ट्रीम। ठीक है, और जो E2 होगा वो क्या होगा, वो होगा स्पेसिफिक एनर्जी एट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे एनर्जी लॉस। क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी लॉस बोलेंगे। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से याद रखना, और ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेंगे। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई थी, फॉर्मूले बताया था एनर्जी लॉस वगैरह कैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो मैं एक ही जगह लिस्ट कर दे रहा हूँ। इससे आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो आपको सोचना बहुत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिलेशन बताता हूँ किसके बारे में, जो डिस्चार्ज और सीक्वेंट डेप्थ के बीच में है। ठीक है, तो पहला रिलेशन हो गया आपका 2q², ये q है, 2q² अपॉन g इक्वल्स टू y1 y2
y1 y2 y1 प्लस y2। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा Q है, ये Q होता है, ये होता है हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक, तो पहला जो हमने रिलेशन पढ़ा वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा डिस्चार्ज और सीक्वेंट डेप्थ के बीच में। दूसरा रिलेशन क्या है, वो है हमारा फ्राउड नंबर और डिस्चार्ज के बीच में। ठीक है, तो अप स्ट्रीम फ्राउड नंबर क्या है, कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जो हमारा हाइड्रोलिक जंप होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो वो आपके अप स्ट्रीम का फ्राउड नंबर का फंक्शन होता है। तो अप स्ट्रीम फ्राउड नंबर जिसको हम FR1 कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहना है, डिस्चार्ज अपॉन GY1 क्यूब। ठीक है, जब अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो वहां पे अपस्ट्रीम की डेप्थ आएगी। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा, डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर की, ठीक है, डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर जिसको हम FR2 कहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा डाउनस्ट्रीम की डेप्थ आएगी, यानी कि Q2 स्क्वायर अपॉन GY2 का क्यूब। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका आता है कि सीक्वेंट डेप्थ का रिलेशनशिप क्या होता है फ्राउड नंबर के साथ। ठीक है, तो y2 अपॉन y1 अगर करेंगे, यानी कि अगर y2 ऊपर होगा तो याद होगा मैंने ये कराया भी था, तो ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब कभी भी क्या होगा, y2 ऊपर होगा तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा FR1। ठीक है, इसी को सीक्वेंट डेप्थ रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम सीक्वेंट डेप्थ रेशियो भी कहते हैं, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको y1 अपॉन y2 निकालना है, तो यहाँ पे FR1 की जगह क्या रख देना, FR2 रख देना। तो y2 अपॉन y1 जब होगा तो 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और अगर y1 अपॉन y2 निकालना है तो या तो इसी से निकाल कर उसको उल्टा कर दो, या फिर यहाँ पे FR1 की जगह क्या रख दो, FR2 रख दो, तो उससे भी आपका निकल जाएगा। ठीक, फिर हमने एक रिलेशन और पढ़ा था, क्या हमने एक रिलेशन पढ़ा था एनर्जी लॉस का। क्या पढ़ा था, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को हम कह सकते हैं EL, सिंबल के फॉर्म में हम इसको EL से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद होगा कि मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4y1/2। इस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आया एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा एक होता है रिलेटिव एनर्जी लॉस, ये भी पूछा गया है फॉर्मूले के रूप में, तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, रिलेटिव एनर्जी लॉस, रिलेटिव एनर्जी लॉस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा होता है EL अपॉन E1, यानी कि एनर्जी लॉस को जब आप अपस्ट्रीम के एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो बन जाता है रिलेटिव एनर्जी लॉस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है y2 अपॉन y1 माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 y2 अपॉन y1 इंटू 1 प्लस FR1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए थोड़ा फॉर्मूला ट्रिकी है, लेकिन इसीलिए तो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद करके एग्जाम में एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, अच्छा यही EL अपॉन E1 का जो ये फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्म है। क्या फॉर्म है, वो है फ्राउड नंबर के फॉर्म में। वो होता है -3 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं 2 होता है, 2 प्लस FR1 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो या तो EL अपॉन E1 इस फॉर्मूले से पूछ सकता है या फिर वो इस फॉर्मूले से पूछ सकता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा, इस पर आपका सीधा फॉर्मूला पूछेगा, तो यह फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, अच्छा एक और आता है जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, वो होता है हमारा इफिशियंसी ऑफ जंप। क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ जंप। अब ये क्या होता है भाई, इफिशियंसी ऑफ जंप को हम ईटा जंप ऐसे सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, ईटा जंप। ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका E2 अपॉन E1। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ जंप कहलाता है आपका E2 अपॉन E1। तो E2 आप निकालो, E1 निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा आपका क्या, ये आपका बन जाएगा E2 अपॉन E1। ठीक, इसके अलावा एक और क्या होता है, तो अच्छा जगह कम पड़ गई। ठीक है, क्या किया जाए, जगह कम है। इसके अलावा एक और पॉइंट बनता है, क्या बनता है, ये आपका बनता है नंबर 9, नंबर 9 जो कि आपका हाइट ऑफ द जंप। ठीक है, हाइट ऑफ जंप। ठीक है,
हाइट ऑफ द जंप कितना होता है, तो ये होता है y2 माइनस y1, यानी कि सुपर क्रिटिकल डेप्थ माइनस सुपर क्रिटिकल डेप्थ, इसको बोलते हैं आप हाइट ऑफ द जंप। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म होता है, देखिए सब याद होगा, याद कर लेना, एक ही जगह बुक में मिलेगा भी नहीं आपको ये। ठीक है, ये होता है आपका रिलेटिव इनिशियल डेप्थ। ठीक है, रिलेटिव इनिशियल डेप्थ नहीं है, रिलेटिव इनिशियल डेप्थ है। ये क्या होता है, तो ये होता है y1/e1। तो y1/e1 को हम क्या लिखते हैं, तो रिलेटिव इनिशियल डेप्थ कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना, कई बार पूछा गया है ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आए हैं, एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आए हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये आपको मैंने बता दिए, इसको आप बढ़िया से याद रखना, क्वेश्चंस में ये आपका हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी इस सेशन के एंड में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका ताकि आपको शेयर कर सकूँ मैं। चलिए, ठीक है, तो अगला जो हमारा आता है वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, याद रखेंगे आप। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक ही जगह पे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अब हाइड्रोलिक जंप की अगर बात की जाए ना, तो ये इसके 5 टाइप होते हैं और भर भर के क्वेश्चन इससे आए हैं, मतलब कि क्या बताऊं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। अभी मैं आज हाइड्रोलिक जंप कवर करके जब मैं कल जीवीएफ खत्म करूंगा, तो जीवीएफ के बाद मैं 25 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपको कराऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो उस पर आप ये फील करोगे कि यार कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि जो आपके केवल इन थ्योरी से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो होता है हमारा अनड्यूलेटिंग जंप। क्या होता है, अनड्यूलेटिंग जंप। ठीक है, अब अगर मैं अनड्यूलेटिंग जंप के बारे में बात करूं तो किस जंप को हम अनड्यूलेटिंग जंप कहेंगे। मान लीजिए कि एक ऐसा हाइड्रोलिक जंप पैदा हो रहा है जिसका जो फ्राउड नंबर है, पहला पॉइंट क्या होगा, फ्राउड नंबर का, जिसका फ्राउड नंबर 1 से लेकर के क्या हो रहा है, जिसका फ्राउड नंबर 1 से लेकर के 1.7 के बीच में आ रहा है, तो ऐसे हाइड्रोलिक जंप को हम क्या बोलते हैं, अनड्यूलेटिंग हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ऐसे कंडीशन में जो रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है ना, जिसको हम EL/E1 कहते हैं, रिलेटिव एनर्जी लॉस, वो कितना होता है, वो 0 से लेकर के 5% तक होता है, यानी कि एनर्जी लॉस काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है वो होता है सीक्वेंट डेप्थ। तो जो सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो होता है y2/y1, चूंकि एनर्जी लॉस बहुत ही कम हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा डेप्थ के बीच में गैप ज़्यादा नहीं होता है, तो ये लगभग 0 के आसपास आता है। ठीक, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें आपके बहुत ही छोटे छोटे रोलर्स बनेंगे और आपको कुछ खास एनर्जी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्रोफाइल कुछ ऐसी बनेगी। अब इसी में जब थोड़ा सा जंप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो फिर वहाँ बनता है आपका वीक जंप। क्या बनता है, वीक जंप। ठीक, अब वीक जंप की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो फ्राउड नंबर है, इसको आपको याद रखना है, फ्राउड नंबर बहुत पूछता है। तो वीक जंप जो होगा ना, वहाँ जो फ्राउड नंबर होगा वह आपका 1.7 से लेकर के, याद रखना हमेशा फ्राउड नंबर हमेशा अप स्ट्रीम वाले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्राउड नंबर होगा वो 1.7 से लेकर के 2.5 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो 1.7 से लेकर 2.5 तक के बीच में रहेगा। अब यहाँ एनर्जी लॉस रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो जो हमारा EL/E1 की वैल्यू है यह कितना आएगा, ये हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर के 18% तक होगा, यानी कि रिलेटिव एनर्जी लॉस जो है वो 5 से लेकर के 18% तक होती है। ठीक, अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे रिलेटिवली जो जंप है वो बेहतर बनता है, तो स्मॉल रोलर्स देखने को मिलेंगे आपको, और ये रोलर्स ठीक ठाक, छोटा मोटा ही सही लेकिन ठीक ठाक आपका एनर्जी लॉस करेंगे। ठीक है, एनर्जी लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका हम कहीं कहीं यूज़ कर भी लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लॉस क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी यह आपके अनडिलेटेड जंप की तरह बेकार देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रोफाइल की बात करूं तो इसका जो प्रोफाइल बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ अब यहाँ पर दिखेगा, और इस तरीके से छोटे छोटे टाइनी आपको रोलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीक जंप में फ्राउड नंबर और अनडिलेटिंग जंप में फ्राउड नंबर आप देखेंगे तो बहुत गैप नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही गैप आपकी जंप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने हेल्प करता है। और याद रखना, जंप की स्ट्रेंथ जो होती है वो उसके रिलेटिव एनर्जी लॉस से डिफाइन होती है। रिलेटिव एनर्जी लॉस जितना ज़्यादा होगा वह जंप उतना ही बेहतर माना जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ता है और हमारा बनता है क्या, हमारा बनता है नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग जंप। ऑक्सीलेटिंग जंप।
ठीक है। अब मैं अगर ऑक्सीलेटिंग जंप के बारे में आपसे बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट फिर से वही कि इसका फ्राउड नंबर कितना होता है। तो 2.5 से लेकर के अगर जो अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर है वो आपका 4.5 के बीच में रहता है तो ऐसे केस में ऑक्सीलेटिंग जंप आपको देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जो हमारा रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है जिसको हम EL/E1 कहते हैं, ये हमारा लगभग कितना होता है, लगभग हमारा 18% से लेकर के 45% तक देखने को मिलता है। इतनी एनर्जी आपकी लॉस देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है ना, यहाँ पे आपका स्मॉल जेट रोलर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्मॉल जेट रोलर्स। ये क्या होता है भाई? तो ये आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेड है, मान लीजिए ये बेड है हमारा, इस तरीके से जंप आपका मिलेगा, इस तरीके से कुछ आपका जंप होगा और यहाँ पे जो छोटे छोटे रोलर्स बनने हैं वो तो बनेंगे ही, लेकिन इस तरीके से आपके जेट के फॉर्म में भी रोलर्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि एनर्जी लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग जंप और इसमें एनर्जी लॉस आपका पिछले दोनों कंपैरिजन में बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली ये कैनाल में देखने को मिलता है, यानी कॉमन है ये। कैनाल में इस तरह के जंप जो बनते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि हमारा है स्टेडी जंप। ठीक है, स्थिर बोलते हैं इसको, स्टेडी मतलब स्थिर, स्टेडी जंप। ठीक, अब अगर मैं स्टेडी जंप की बात करूं तो यहाँ फ्राउड नंबर क्या है? तो यहाँ जो फ्राउड नंबर होता है अपस्ट्रीम का, वो आपका क्या होता है, वो आपका 4.5 से लेकर के, देखिए इक्वल टू नहीं है, काटा है मैंने, कंफ्यूज मत होना, 4.5 से लेकर के आपका 9.0 के बीच में फ्राउड नंबर पैदा होता है। ठीक है, इस केस पे एनर्जी लॉस जो होगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो जो आपका रिलेटिव एनर्जी लॉस है वो आपका लगभग 45% से लेकर के 70% तक देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ जो रोलर्स बनते हैं ना, अब वो स्मॉल नहीं बनते, अब वो वेल इस्टेब्लिश्ड रोलर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो रोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, यानी कि वो अच्छे अमाउंट में एनर्जी लॉस करने में क्या है, सक्षम है। ठीक, तो वेल इस्टेब्लिश्ड रोलर देखने को आपको यहाँ पर मिलते हैं और जो जंप होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स ना, की पॉइंट्स, इसको याद रखना क्योंकि इनके पर इन्हीं चीज़ों का नाम लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फुल्ली डेवलप्ड आपका जंप देखने को मिलता है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, वो स्टडी जंप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्टडी जंप देखने में कैसा होगा, तो यहाँ पे अब आपको प्रॉपर रोलर्स बनते हुए दिखेंगे। अभी तक देख रहे हैं केवल सिंगल सेट रोलर्स बन रहे हैं और अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस तरीके से आपका रोलर बनेगा, यानी कि रोलर ऊपर भी जाएगा और रोलर नीचे भी आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फुल्ली डेवलप्ड जंप, यानी कि वेल स्टेब्लिश्ड रोलर्स। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और तड़का लगा दूं तो हमारा नेक्स्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जंप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जंप से अच्छा जंप कोई नहीं है, तो हमारा जो नंबर 5 है वो क्या है, वो हमारा है स्ट्रॉन्ग जंप। ठीक, अब देखिए अगर मैं स्ट्रॉन्ग जंप के बारे में बात करूं तो सबसे पहले फिर से वही बात आती है कि हम फ्राउड नंबर क्या होता है। तो इस केस में जो फ्राउड नंबर होगा वो 9.0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा और रिलेटिव एनर्जी लॉस जो होगी ना वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि मोर देन 70% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा सीक्वेंट डेप्थ रेशियो आता है ना उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती है, वेरी लार्ज आती है, यानी कि दोनों डेप्थ के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो एनर्जी डिसिपिएशन होता है, आप देख भी पा रहे हैं 70% एनर्जी डिसिपेट हो जा रही है। तो जो एनर्जी डिसिपिएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एनर्जी डिसिपिएशन क्या होता है, वह आपका लार्जेस्ट होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे जंप सबसे बढ़िया है, स्ट्रॉन्गेस्ट जंप बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो रोलर्स बनते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं और एनर्जी इसी की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिसिपिएट देखने को मिलती है। इस तरीके से आपका रोलर बनता है, इस तरीके से रोलर ऊपर जाता है, इस तरीके से रोलर नीचे जाता है और आपको यहाँ पर डेप्थ जो y1 दिख रही है उसमें बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिलता है और y2 इतना ऊंचा बन जाता है। ठीक, तो ये आपके 5 तरह के जंप हैं, पांचों इजी है याद करना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इजीली कर लोगे, बस यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट्स आपको बताए हैं बस उतना याद रखो, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी पड़ेगी उसको जब ऑब्जेक्टिव सेशन लूँगा तो मैं बच्चे खुच्चे को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको जरा हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है वो हमारा है कि कह रहा है कि हम जो डिस्चार्ज है, ठीक है, एक स्पिलवे के थ्रू हमने डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, एक स्पिलवे के थ्रू हम फ्लो करा रहे हैं और इस दौरान जो हमारा क्यू की वैल्यू है वो कितनी है, वो 25 क्यूमेक है। कितनी है, वो 25
क्यूमेक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ भी दिया है, और कुछ भी हम कह सकते हैं। अच्छा 25 नहीं है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन से लिखा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्यूमेक है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप करना मिस हो गया है, जो विड्थ है, जो आपके चैनल की जो विड्थ है वो कितनी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, वो 4 मीटर है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हमको विड्थ नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन में डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको यहाँ पे डिस्चार्ज दे दिया है, विड्थ दे दिया है, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो पूछ रहा है, एनर्जी लॉस पूछ रहा है, रिलेटिव एनर्जी लॉस पूछ रहा है और लेंथ ऑफ द जंप पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और डेटा दिया है फ्राउड नंबर का, ये भी लिख लीजिए कि जो हमारा फ्राउड नंबर है, अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर। अच्छा, अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर को ना बहुत बार प्री जंप फ्राउड नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जंप पैदा होने से पहले आपका प्री जंप है और जंप पैदा होने के बाद पोस्ट जंप है। तो जो FR1 है उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, ठीक है। तो ये दो डेटा यहाँ टाइप होना मिस हो गया था, तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंट डेप्थ रेशियो की, जो कि हमारा होता है y2/y1। अब y2/y1 का आपको फॉर्मूला बताया है कि क्या होता है ये, तो ये होता है 1/2 फिर अंडर रूट में 1 + 8FR1 का स्क्वायर -1, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अंडर रूट में 1 + 8 × 5 का स्क्वायर और इसके बाद -1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीक्वेंट डेप्थ रेशियो जो है y2/y1 की, ये आती है 6.59। कितनी आती है? 6.59 आती है। तो पहला तो हमारा पार्ट क्या हो गया, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस निकालो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस निकालो। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो y2/y1 की आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो हम y2 और y1 निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखना, हमने आपको बताया था अभी कि जो हमारा FR1 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है Q²/G y1 का क्यूब, ठीक। अब हमको FR1 पता है, FR1 कितना है, 5 है, तो 5 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया Q²। अब Q² क्या है, तो हमने पता है कि कैपिटल Q कितना है, ये हमारा 25 है, तो स्मॉल q कितना हो जाएगा, 25/4, 25/4 कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर लगभग 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6.25 के आसपास आएगा, 6.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक। तो मैंने स्मॉल क्यू क्यों निकाला, क्योंकि आगे के सारे फॉर्मूले में स्मॉल क्यू का यूज होना है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू पहले ही निकाल दिया। y2/y1 को सीक्वेंट डेप्थ कहते हैं, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो मैंने निकाल दिया। अब एनर्जी लॉस का आपको याद होगा, y2 - y1 का क्यूब अपॉन 4y1/2 होता है, तो y1/2 अलग अलग चाहिए। हमारे पास y1 और y2 का रेशियो है, तो हम सबसे पहले y1/2 अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हो गया आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 6.25 का स्क्वायर, 6.25 का स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू y1 का क्यूब। अब यहाँ से जब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 0.54, कितनी आ गई, 0.54 मीटर, ठीक। और हमको पता है कि y2/y1 कितना है, तो ये हमारा 6.59 है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो y2 है वो कितना है, वो है 6.59 इंटू 0.54, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 3.57 मीटर। तो इस तरीके से फ्राउड नंबर की हेल्प से हमने क्या किया, हमने y1 और y2 को अलग अलग सॉल्व कर लिया, ठीक। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा है एनर्जी लॉस यानी कि EL। अब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हम सबको पता है, पढ़ते आए हैं इसको, कि यह y2 - y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4y1/2 होता है, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक। तो हम रख के अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारा 3.57 माइनस का 0.54 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.57 इंटू 0.54, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये लगभग हमारा आई थिंक 3.6 के आसपास आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। 3.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, मीटर में एनर्जी लॉस हेड के रूप में होती है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा आता है EL/E1 की वैल्यू, किसकी, यानी कि रिलेटिव एनर्जी लॉस की वैल्यू। और रिलेटिव एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या है, y2/y1 -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू सीक्वेंट डेप्थ, यानी कि y2/y1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। इसको रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सीक्वेंट डेप्थ का वैल्यू हमको पता है, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो 6.59,
माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6.59 इंटू 1 प्लस 25 बाई एफ आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25/2। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो जो हमारा EL/E1 आ रहा है, EL/E1 वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है लगभग 0.49 यानी कि 49% के आसपास। ठीक है, तो हमारा रिलेटिव एनर्जी लॉस जो हुआ है वो 49% के आसपास हुआ, यानी कि स्टेडी जंप है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी लॉस को देख करके कि ये हमारा कैसा जंप है, ये हमारा स्टेडी जंप है। ठीक, बाकी फ्रॉड नंबर 5 है तो 4.5 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस की है कि इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा बांट के हम देख सकते हैं और चीज़ें स्मूथली सॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बच गया। एक पॉइंट क्या बच गया? लेंथ ऑफ द जंप। तो जो नंबर 5 है वो हमारा लेंथ ऑफ द जंप। अब आपको बताया था मैंने कि लेंथ ऑफ द जंप जो होता है वो 5 to 7 टाइम्स होता है आपका y2 माइनस y1 का। अब 5 to 7 में क्या लें? तो जब क्वेश्चन में ना दिया रहा है तो आप हमेशा क्या लो? 6.9 y2 माइनस y1 लो, यही याद कर लो। ठीक है, 6.9 y2 माइनस y1। तो 6.9 y2 कितना है? 3.57 माइनस 0.54 और ये हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली कितना? ये लगभग 20.8 के आसपास आ रहा है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5 to 7 होता है, ये तो आप सब जानते हैं 5 to 7, लेकिन एग्जाम में तो एक ही डेटा लेना है ना। तो जब एक डेटा लेना है तो ये कितना होगा? तो ये आप हमेशा क्या लेना? तो आप हमेशा यहाँ पे लेना 6.9। ठीक है, तो सॉल्व कर देगा 20.907 आ रहा है। ठीक है, 907 मीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया जंप कंप्लीट। इस जंप के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको उसके अवेलेबिलिटी, उसके एप्लीकेशंस, उसके डिफरेंट लेआउट्स बताए, इसके अलावा टाइप ऑफ जंप बताया, उसके सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बताए और ये आपको एक डेमो क्वेश्चन कराया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन हमने 5 चीज़ें यहाँ पर समझ ली। ठीक, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के पोस्ट होने के बाद जब आप पूरा वीडियो देख लेना तो उसके बाद इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जो भी ये वीडियो देखेगा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो कि बस फॉर्मेलिटी के लिए या वीडियो नहीं देख रहे हो, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि जो डिस्चार्ज है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो विड्थ है वो हमारा 4 मीटर है और जो हमारा फ्राउड नंबर है अप स्ट्रीम का, मान लीजिए कि वो 3 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले निकालना है सीक्वेंट डेप्थ रेशियो क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ आपको निकालना है कि एनर्जी लॉस क्या होगा। ठीक है, थर्ड थिंग आपको निकालना है लेंथ ऑफ दी जंप क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप मेरे को निकाल के बताओगे। ठीक, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा कि आप इन पॉइंट्स का मेरे को आंसर करोगे। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग कल सेशन में, जो हमारा कल का सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग बात करेंगे GVF के बारे में और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे रेलवे बैच को जरूर ज्वाइन करना। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है। तो अगर आप भी बेस्ट कंटेंट परचेस करना चाहते हो, आप बेस्ट कंटेंट से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल हमको चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन करो। वीडियो पोस्ट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप हमारे सारे जितने भी एप्लीकेशंस पर अवेलेबल कोर्स हैं उनको आप परचेस कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।